नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और स्वागत करना चाहूंगी जर्मनी से डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप सर का और साथ ही हरिमोहन सर का। आप दोनों का ज्योतिर्मय पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, 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 थैंक थैंक यू। यू। अमेरिका और यूरोप में इस्लामिस्ट अटैक्स होने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में एक एंटी इस्लाम आइडिया डेवलप होता नजर आ रहा है। यूरोप में स्पेशली यूरोपियंस में ये मुसलमान को अपनी कंट्री में रखना किस तरीके से उन्हीं कंट्री के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये उनको दिखाई दे रहा है कि ये तो उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर दी है। इसी एंटी इस्लाम आइडिया के चलते स्विट्जरलैंड में बर्का, हिजाब या ऐसी कोई फेशियल कवरिंग्स बैन कर दी गई है। सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही नहीं, यूरोप की करीब 10 यूरोपियन नेशंस ऐसे हैं जहाँ पे ये फेशियल कवरिंग्स बैन है। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बुर्का बैन करने के पीछे यूरोप की क्या वजह है और यूरोप के अलावा और भी कोई कंट्रीज है जहाँ पर ऐसे बुर्का बैन वाली पॉलिसी है? जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड ने तो अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ये एक्ट बिल्कुल लेटेस्ट है कि उन्होंने पहली जनवरी से ये स्टार्ट किया। और इसके आपको स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा-सा पता है कि वहाँ पर कैंटोन्स होते हैं, जो जो ज डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। उन कैंटोन्स के अंदर ये रखा जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। वो जनता को पूछते हैं कि हाँ जी, हमने ऐसा कानून बनाना है। सारे कानून नहीं है, जो जनता के हित वाले जो बिल्कुल डायरेक्टली एक आदमी को फेस करते हैं, वो उसके बारे में फिर उनको वो बुला लेते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने जो जब कानून तैयार किया था, तो ये बैन को अ, उस टाइम पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मैंडेट के अंदर इसको शामिल कर लिया था। इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा और इनका बिल्कुल क्लियर कट मैसेज ये है कि हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप हिजाब बुर्का पहन के घूमेंगे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं की जाएगी। और इनको सिर्फ अगर आप जैसे कार्निवाल होता है जिसमें ये मास्क वगैरह लगाते हैं वो अलाउड है, या हॉस्पिटल में आपने मास्क लगा लिया वो अलाउड है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं। और यहाँ तक कि इनके जो लेफ्ट लिबरल्स थे उन्होंने ये बोला कि यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी हमें नुकसान होगा। तो इनका आर्गुमेंटेशन ये था कि जब हम अर्बन कंट्री में जाते हैं तो हमें भी तो वो बोलते हैं कि सिर ढको ना, तो हम तो उनका उनको फ़ॉलो करते हैं। हमारे कंट्री में ये रूल है कि हम नहीं चाहते कि अपना मुँह ढकें, तो इनको इसको रखना पड़ेगा। तो वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके ऊपर जुर्माने भी रख दिए। अब आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उसी के अंदर मैं आता हूँ कि ऑफिस जो है, उनमें कहाँ-कहाँ पर ये बैन किया गया है। आवाज़ में कुछ मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग ना मुझे। तो अभी आप देखिए, बेल्जियम में 2011 में इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों ने ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश नहीं की है और उसपे जुर्माना और साथ में 7 दिन की जेल है। अगर वो सड़क पे आपको पकड़ लें, पूरा फरमुप्ट जैसे है जिसमें आँखें नज़र आती हैं, कहते हैं आजा अंदर तू, है ना? बुल्गारिया जो एक इस्लामिक कंट्री भी है, कैथोलिक्स भी है, जिसके अंदर टर्कों का थोड़ा बहुत राज रहा है, उसने उन्होंने 2016 में इख्तियार किया। अब वो क्या करते हैं, 100 यूरो जुर्माना करते हैं पकड़ने पर, और सेकंड टाइम पकड़ने पर 750 यूरो जुर्माना करते हैं। ये मज़ाक नहीं है, वो आपके रजिस्ट्रेशन आ जाता है। जब आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको सर्टिफ़िकेट लाना पड़ता है, उसमें ये इंटीग्रेशन लिखा होता है। डेनमार्क जो है, जो देर से आए दुरुस्त आए, वो तो नंबर 1 है, मेरे हीरो बन गए हैं। उन्होंने जो जुर्माना स्टार्ट किया है, वो 130 यूरो है और सेकंड टाइम पकड़े जाने पर 10 टाइम्स मोर है, 10 टाइम्स, 130 बाई 10, है ना? ये है। और जर्मनी में इन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और स्टेट के अंदर अगर आप कहीं जाते हैं, तो आपको निकाह अलाउड नहीं है। स्कूल में टीचर को निकाह अलाउड नहीं है। एक अफ़गानिस्तान की टीचर ने बहुत लंबे टाइम से, लुडीन, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, उसने यहाँ पर केस किया था। तो जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्क है, उसके अंदर ओपन डिस्कशन हुआ था, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने कहा, आप अफ़गानिस्तान में जूते खाती आई हैं,
आपको ऊपर से नीचे तक उन्होंने डाला हुआ था काले कपड़े में, आपकी माँ के सिर पे स्टेडियम में गोली मारी गई है और आप इस कंट्री में असाइलम लेके आई हैं और यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, आप टीचर बनी हैं और आप टीचर बनने के बाद बोलती हैं कि मैंने हिजाब पहन के बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपको हिजाब से इतना प्यार है, तो मैं आपको 810 यूरो देता हूँ, आप टिकट लेके चले जाओ। 10 दिन के बाद उसने अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। ये आप जर्मनी में किसी भी चैनल के ऊपर ये पता कर सकते हैं, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। दूसरा जो है फ्रांस। फ्रांस में 2011 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें 150 यूरो का जुर्माना है। और जो ह्यूमन राइट कोर्ट है यूरोप की, उसने इसको लेजिटिमेशन भी दे दिया है 2014 के अंदर। इटली में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ है 1975 में। तो उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल ऑर्डर एंड पब्लिक जो है, उसके एक्ट के अंदर इन्होंने मना किया है कि कोई भी ये बुर्का पहन के, हिजाब पहन के हॉस्पिटल्स में, पब्लिक बिल्डिंग वगैरह में नहीं आएगा। नीदरलैंड में 2019 में, क्योंकि नीदरलैंड में ये कोसोवो वालों ने वही काम किया था जो आज इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग हो रहा है। लड़कियों को रेप करना, मोलेस्टेट करना, तो अपनी अपनी औरतों को चढ़ाया हुआ था और दूसरों को पकड़ते थे। तो वहाँ पर 2-3 नीदरलैंड में शहर, आप हॉलैंड, आप एम्स्टर्डम ले लीजिए। एम्स्टर्डम मैं कितनी बार गया हूँ, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आप जा नहीं सकते शाम को। अब उन्होंने उनकी ड्यूटी टाइट की है, अभी पेचकस लगाए उनके ना। तो ये नीदरलैंड का हुआ है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बस और ट्रेन में बुर्का पहन के कोई नहीं चढ़ेगा। ड्राइवर ही नीचे उतार देता है। 150 यूरो जुर्माना रखा है। और नॉर्वे जो है उसने 28 में किया है। उसने जब जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्किंग प्लेस है, किंडरगार्टन है, सब में बंद किया हुआ है कि आप वहाँ पर नहीं लगाएँगे और वहाँ पर भी जुर्माना है। और ऑस्ट्रिया जो है, जो सबसे छोटा छोटा तो नहीं है, छोटा-सा मुल्क है, वो उसमें 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया था। वहाँ पर भी जो फाइन है 150 यूरोस रखा है। और उसके पहले आपने कुछ बोला, एक सब किया था कि और कंट्रीज़ कौन से हैं? उसमें आपको मैं ट्यूनीशिया का नाम ले देता हूँ। ट्यूनीशिया इस्लामिक कंट्री है, किस ज़माने में फ्रेंच की कॉलोनी रही है, बहुत उनसे उनके साथ बदतमीज़ी फ्रांस वालों ने की है, जो कहते हैं कि हम अभी बदला लेने आए हुए हैं। उन्होंने 2011 में ये बंद किया था, लेकिन उसको थोड़ा-सा ढील छोड़ दी है। क्योंकि इस्लामिक थोड़ा-सा उनका हुआ था, तो उन्होंने बोला कि इसके अगेंस्ट ट्यूनीशिया में थोड़ा-सा अनरेस्ट भी हुआ था। टर्की जो है, उन्होंने जो है इसको बंद किया है, लेकिन अभी फिर उसको थोड़ा-सा ढीला छोड़ा हुआ है। आपको टर्की में हिजाब पहनी हुई औरतें मिल जाएँगी, मैं तो 2 हफ्ते पहले इस्तांबुल से आया हूँ ना। कोसोवो 2009 में, है ना, कोसोवो भी एक मुस्लिम कंट्री है। ये मैकेडोनियन, कोसोवो, अल्बानिया, ये सारा जो बाल्कान का है इलाका, इन्होंने 2009 में बंद कर दिया। उन्होंने तो मस्जिदों में ये भी कर दिया है कि औरत और आदमी इकट्ठे बैठेंगे। अज़रबैजान में 2010 में उन्होंने बंद किया। काज़ाख्स्तान और किर्गिज़स्तान जो है, उसमें भी उन्होंने उसको बंद किया। मोरक्को था, उसने 27 में स्टार्ट किया। और ये हानि आपको होगी, उन्होंने सिर्फ ये बंद नहीं किया, उन्होंने वो फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी जहाँ पर हिजाब वगैरह बना करता था। यानी इतना इतना एक स्टेप वो आगे चले गए। है ना? ये उनको मालूम था कि ये फैक्ट्री यहाँ रहेगी तो ये लोग यहाँ भी पहनेंगे, एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे, हम इनको और जॉब देंगे। और उन्होंने कारपेट का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, मोरक्को के कारपेट बड़े मशहूर हैं। यानी ये बिछाया हुआ नीचे बड़ा प्यारे होते हैं, क्या हैंड वीव करते हैं। और और ये उन्होंने मैन्युफैक्चर लगाने के बाद जो जो आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, अब अपने आप को डेमोक्रेटिक क्या-क्या समझता है, उन्होंने 2011 के अंदर जो उनकी सबसे बड़ी स्टेट है साउथ वेल्स, उन्होंने वहाँ पर इस पे पाबंदी लगाई है। और यहाँ तक कि उनके स्टेट ऑफिसर्स, जो अगर कोई बुर्का पहन के आ रहा है, उसकी उनको आज्ञा माननी पड़ेगी। अगर उसने प्राइवेट सड़क पे जा रही है औरत, वो बोलेगी अपना शक्ल दिखाओ, उसको उतारना पड़ेगा। ये इंडिया थोड़ी है पहन के घूम रही है औरंगाबाद में, ये तो कानून बना देते हैं ना। और उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको ह्यूमन राइट से चेक करवा लेते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये तो हमारा मुल्क है ना, यहाँ तो तुमने हमारे रूल्स से करना है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो चलो सिडनी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको हम छोड़ आते हैं।
और जो निकाब है, जिसको निकाब निकाब यहीं बोला जाता है, अगर आप इसकी हिस्ट्री ले लीजिए, मैं इस्लाम से पहले ये जो हाफ आइलैंड्स थे अरब के, उनमें ये पहरावा हुआ करता था इस्लाम के आने से हज़ारों साल पहले। और ये बेदुइनन जो होती थी, आदमी भी होते थे, औरतें भी होते थे, वो अपने पूरे पहनते थे, वो दस्ताने भी पहनते थे। और वो पहनते थे अपने आप को डस्ट से बचाने के लिए, हीट से बचाने के लिए। इसका इस्लाम के साथ कोई चक्कर नहीं था। इस्लाम ने तो बाद में देखा कि ये तो लड़कियों को ग्रूमिंग कैम्प तब भी था ना, तो को और ढंग का ग्रूमिंग कैम्प था। तो वो अपनी औरतों, लड़कियों को बचाने के लिए उन्होंने बोला कि ये चादोर नाम रखा था उन्होंने, चादोर। वो चादोर बाद में चादर बन गई, है ना? अब ये जो खर्द खर्द हैं, उनका पहरावा जो है वो है शलवर। जो हमारे हिंदुस्तान में सभी औरतों सलवार कमीज पहन के, ये हमारा पहरावा ही नहीं है। ये शलवर जो है ये खर्दियों का है। जो खुर्दिस्तान है, जो इराक में है, टर्की में है, सीरिया में है, ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा स्टेट होता था खुर्दिस्तान। अब इनकी कोई बोलचाल नहीं है। तो इनके जो एर्बिल वगैरह जैसे हैं, वहाँ पर जो खर्दी रहते हैं, उनकी औरतें और आदमी दोनों सलवार पहनते हैं। ये उस जब ये गुंडे बदमाश घोड़ों पे बैठकर इंडिया आए थे, तो उनके पास कोई वो नहीं थे, मुकुट नहीं उन्होंने पहने हुए थे। उन्होंने सलवारें ही पहनी हुई थी और यहाँ आके उसको बचा दिया। अब हमारे दर्जी हैं, मुसलमान दर्जी हैं सारे, वो बना-बना के हमारी लड़की औरतों को सलवारें पहना रहे हैं। तो ये हिस्ट्री जो है, ये बहुत पुरानी, इस पे कभी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा रिसर्च भी किया कि ये यूनिफ़ॉर्म वगैरह कहाँ से आई है। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सर ये सर ये क्वेश्चन आपने बता दिया कि कहाँ-कहाँ पे बैन है, पर यूरोप में वजह क्या है ये बुर्का बैन करने की, फेशियल कवरिंग? क्योंकि यूरोप क्रिश्चियन कंट्री है, पर कहते हैं खुद को कि सेक्युलर है, मल्टीकल्चर है, फिर भी ये बुर्का बैन के पीछे क्या वजह हो सकती है? लक्षिता जी, कोई दुनिया का मुल्क जो है सेकुलर नहीं है। ये हमें बीमारी लगी हुई है इंडिया में अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर बनाने की। ये अब्राहमिक रिलीजन वाले कंट्री हैं, इनमें क्रिश्चियनिटी का बोलचाल है। ये हमें टॉलरेट करते हैं। ये कहते हैं अपने मंदिर बनाना, आप बना लो। लेकिन ये जो माइनॉरिटीज़ है, इनके सिर पे चढ़ गई हैं। और ये कहते हैं कि जिस इंसान जो सड़क पे जा रहा है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमें उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। और उन्होंने इस बात को बड़े ध्यान से रखा है कि हमने अपने स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये पोशाक नहीं लेके आनी। हम नहीं चाहते कि एक हिजाब और चादर पहनी हुई लड़की या लड़की है मोस्टली, वो हमारे बच्चों को पढ़ाए। कइयों ने बोला भी है कि बवेरिया के या इटली के बहुत सारे स्कूलों में क्रॉस लगा हुआ है। कहते हैं हाँ, लगा हुआ है। आप लोगों में तो बड़ी-बड़ी फ़ोटो लगाई हुई है ना, उर्दू में लिखा हुआ, अरबी में लिखी हुई अनायतें स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, कोर्ट्स में रखी हुई हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? ये कहते हैं कि इस्लाम का इन्फ्लुएंस हमने इस तरीके से कम करना है। इस्लाम हमारा रिलिजन नहीं है, इस्लाम हमारी सोसाइटी नहीं है, इस्लाम हमारा कल्चर नहीं है, इसलिए हमने इसको टॉलरेट करना है, लेकिन इसके लिए हमें कानून बनाने हैं ताकि ये हमारे सिर पे चढ़ के डांस ना करें। वेरी सिंपल। और दूसरा, आप देखिए एक मॉडर्न सोसाइटी में आप सड़क पे जा रहे हैं, बच्चे बच्चियां 14-15 साल की मिनी स्कर्ट को पहन के घूम रही हैं, जीन की पैंट पहनी हुई है, सब कुछ है। यहाँ तो ये तो फ्री वर्ल्ड है ना, यहाँ तो फ्री वर्ल्ड में रहते हैं हम। इससे ज़्यादा तो मैं सोच नहीं सकता कि मुझे कोई अच्छा मुल्क मिले। इतने फ्री वर्ल्ड है जहाँ आप खड़े होके भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कपड़े जैसे जगह पहन सकते हैं। और उसी फ्री वर्ल्ड के अंदर ये सिर पे कपड़ा पहन के वहाँ खड़ी हुई हैं। बस में चढ़ रही हैं, इनको ये नहीं पता। वो पूछ रहा है कि ये बस का पास किसका है? वो दिखा रही हैं, कहती मैंने अपना हिजाब नहीं उठाना। तो लक्षिता जी, ये टॉलरेट नहीं करती सोसाइटी। कुछ टाइम तक वो टॉलरेट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको अकल आ जाएगी। अकल क्यों आएगी? क्योंकि ये अब्राहमिक रिलीजन में इनको एक बीमारी पड़ गई है कि हमने औरों के सोशल राइट्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें ये मार खा गए। अब कहते हैं नहीं, अब रिटेलिएट हो रहा है, और रिटेलिएट ये काफ़ी स्ट्रांगली हो रहा है। जी।
हरिमोहन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, जो प्रदीप सर ने कहा वो अपने आप में एक, जिसे कहते हैं, कटु सत्य है, कड़वा सच है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी दो चार चीजें और जोड़ना चाहूंगा। हमें एक तरफ ये भी नोटिस करना चाहिए, सर की ही बात एक दूसरे डायमेंशन से अगर कहूं, तो ईरान के अंदर एक मूवमेंट है जिसके अंदर लड़कियां जो हैं वो हिजाब से छुटकारा पाना चाहती हैं। सऊदी अरेबिया में ऐसा मूवमेंट भले ही नहीं था, क्योंकि अरब कंट्रीज की एक बहुत गजब आदत ये है कि वो किसी भी उठते हुए, जरा कोई भी मूवमेंट अगर जरा सा भी उठेगा उसे उसी टाइम पर क्रश करते हुए देर नहीं लगाएंगे। ये उनका नेचर है या ये तरीका है उनका। इसका तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट ये कि एक तरफ फिर भी अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई ने अपनी सोसाइटी को काफी ज्यादा कंसेशंस दी हैं। जॉर्डन को अगर देखेंगे, जॉर्डन की रॉयल फैमिली जो प्रॉफिट मोहम्मद की डायरेक्ट लीनिएज के अंदर आती है, मतलब सीधा उनका ब्लड लाइन उनके अंदर है, वो इस तरीके की चीजों को यूज मतलब फॉलो नहीं करते। वहां आपको कोई भी रॉयल फैमिली की लेडी जो है वो बुर्के में नजर नहीं आएगी। पैलेस्तीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पैलेस्तीनियन जो अरब लड़कियां हैं, जो पैलेस्तीनियन लड़कियां हैं, वो आपको बुर्के या हिजाब में नजर नहीं आएंगी। आपको लेबनान के अंदर नजर नहीं आएंगी। ये सारा हिजाब और बुर्का जो है, ये सारे का सारा नॉन इस्लामिक कंट्रीज में ही क्यों होता है, या ऐसी कंट्रीज जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं वहीं क्यों होता है? आपको इंडोनेशिया में नजर नहीं आएगा। चलो ज्यादा से ज्यादा हिजाब नजर आ जाएगा, वो भी मैंडेटरी नहीं है, पहना पहना, नहीं पहना नहीं पहना। ये आपको मलेशिया में नजर नहीं आएगा। मलेशिया में तो महातिर मोहम्मद ने एक बार कहा था कि भाई आप सभी लेडीज को हिजाब पहनना चाहिए और इंडियन साड़ी मतलब साड़ी जो है वो बैन करनी चाहिए, हिंदूज पहनते हैं। सारी मुस्लिम लेडीज जितनी भी मलेशिया में 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है, सारी साड़ियां पहन के सड़क के ऊपर आ गई कि अब तू बैन करके दिखा। महातिर मोहम्मद को कुर्सी छोड़नी पड़ गई। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो भी साफ तौर पर कह रही हैं कि भाई देखो, सीधी सी बात है, हमें ये हमारा कल्चर जो है ना, ये इन्होंने छीन लिया। हमारा कल्चर इस बुरके में ठग रहा है, बुरका बैन है, क्योंकि हमारा कल्चर अल्टीमेटली, ये तो अरब कल्चर है, अरब जाने, हम थोड़ा ना जाने। हालांकि इसमें किसी का कुछ भी है पॉलिसी, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि असलियत में दो चीजें हैं। पहला, यूरोप में हम ड्रेस कोड को ड्रेस कोड की तरह देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसे ड्रेस कोड की जगह यूरोप इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम की फॉर्म में देखने लग गया है। अब देखिए, जो गुलामी है, अब आप बहुत से कहेंगे ये गुलामी कहाँ है भाई, ये तो अपनी मर्जी से पहन रही है। नहीं, असलियत में एक लड़की को अगर बचपन से बताया गया कि नहीं बुर्का पहनना अच्छा है, बुर्का पहनना अच्छा, तो वो पहनेगी। लेकिन वो उस कुंठा में तब आ जाती है जब वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद एक फ्री वर्ल्ड देखती है और ये कहती है कि यहाँ तो कोई भी बुर्का वगैरह नहीं पहन रहा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अब वो अगर अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाती है तो मरी, नहीं के जाती है तो मरी। प्रॉब्लम, जैसे इंडिया के अंदर एक वो शोर मचा हुआ था, हिजाब इज माय राइट एंड आई विल हैव इट, हिजाब इज माय राइट एंड आई विल हैव इट। प्रॉब्लम तब नहीं है जब एक लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहे या बुर्का पहनना चाहे। प्रॉब्लम तब है जब एक लड़की ना पहनना चाहे और बाकी लोग उसे इसलिए पिटाई करें या उसको टॉर्चर करें कि बाकी अगर लड़कियां पहन रही है तो तू क्यों नहीं पहन रही। भाई सीधी सी बात है, हिजाब पहनना अगर आपका राइट है तो हिजाब ना पहनना भी तो राइट है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप हिजाब पहन रहे होते हैं तो आपका एक अनड्यू प्रेशर जो है उस लड़की के ऊपर पड़ जाता है जो हिजाब नहीं पहनना चाहती, और उसे इसलिए टॉर्चर किया जाता है कि उसने हिजाब पहना, तो मतलब उसे टॉर्चर ही इसलिए किया जाता है कि बाकी पहन रही है, तू क्यों नहीं पहन रही। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर कहीं ना कहीं ओवर रिलीजियसनेस जब होती है, तो असलियत में ओवर रिलीजियसनेस ही दो इश्यूज के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है। यानी दो लोग जब आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाते हैं तो वहां से जो है क्या कहते हैं कि दो दो लोग जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, या दो रिलीजन्स, ओवर रिलीजियस सोसाइटीज होंगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी ही आएंगी, लड़ेंगी ही लड़ेंगी। और यूरोप का भी जो दावा वो बिल्कुल ठीक है। यूरोप कह रहा है कि वी आर अ फ्री सोसाइटी, और उस फ्री सोसाइटी में रिलीजन जो है आपका पर्सनल मैटर है, तो उसे पर्सनली निभाओ। रिलीजियस सिंबल्स जब आप पूरी ओपन सोसाइटी के अंदर या ओपन स्पेसेस में लहराते हुए फिरते हो, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है उसके अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके अंदर ये आती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो डोमिनेंस है, एक तो वो नजर आता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। ये सबसे बड़ी बात है
क्लास कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट होना शुरू हो जाता है दो सोसाइटीज के बीच में, तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी। और दूसरा, अगर ओवर रिलीजियस हैं तो आप दूसरे के ऊपर अपना इंप्रेशन कैसे छोड़ सकते हैं इतना ज्यादा, वो भी तब जब आप अपने रिलीजियस सिंबल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब भाई सीधी सी बात है, एक स्कूल के अंदर गया बंदा, सबसे पहली बात तो अगर सेक्युलर सोसाइटी है तो ऑल आर इक्वल ना, ऑल आर इक्वल तो पर्सनल रिलीजन अगर पर्सनल इशू है तो पर्सनली रखो उसे, सबके सामने एक्सप्रेस करके बता के डांस करने की क्या जरूरत है कि देखो हम तो ये हैं, हम ये हैं। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े कभी भी रिलीजन का पार्ट नहीं होते हैं, कपड़े हमेशा कल्चर का पार्ट होते हैं। लेकिन जहां जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं वो असलियत में अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ताकि कॉमन आइडेंटिटी के नाम पर वो कॉमन एक जिसे कहते हैं सोसाइटी की फॉर्म में डेवलप। और जब वो कॉमन सोसाइटी होगी तो वी वर्सेस यू की सिचुएशन आ जाती है, अस वर्सेस दे की सिचुएशन आ जाती है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ वो है। और जब अस वर्सेस दे होता है तो आप ये देखिए वहां सोसाइटी में जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है, ये सिचुएशन है। और नॉर्मली मुस्लिम सोसाइटी के मामले में देखा गया है कि दारुल अमन वहां जहां बहुत माइनॉरिटी में है, इतना माइनॉरिटी में है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते, तो वहां शांति से रहो और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। उसके बाद दारुल हरब, अब दारुल अमन में सबसे पहली बात ये क्लेम करते हैं कि हमें छोटे छोटे राइट्स दे दो, हमें हमारे रिलीजियस राइट्स दे दो, हमें हमारे सड़क के ऊपर जो नमाज पढ़ने के राइट्स दे दो, हमें कपड़े पहनने के ऐसे कपड़े पहनने के राइट्स दे दो। उसके बाद जो होता है वो दारुल हरब होता है। दारुल हरब के अंदर क्या होता है कि खुल के ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में नहीं, सामने वाले से लड़ते हैं और उसे फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें लव जिहाद हो गया, चाहे उसमें कोई सा भी जिहाद हो गया, ग्रूमिंग गैंग से लेकर सब आ जाते। लेकिन एक इसका तीसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट दारुल इस्लाम, वहां जहां इनका दारुल इस्लाम स्टैब्लिश हो गया और सारे इनके जैसे हो गए तो वहां अमन है। सऊदी अरेबिया में, अच्छा उसके अंदर भी ये डेमोक्रेटिक नहीं रहते थे, उसमें वो एक खलीफा बनाएंगे और वो जो खलीफा है उसके रूल में, या अपना एक जो सुल्तान है जिसके नाम पर ये रह रहे हैं उसके रूल के अंदर रहेंगे। यानी ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये झेल नहीं पाएंगे, तो ऐसे में सारी पावर्स उसको दे दी जाती है और वो ब्रूटल किलर होता है। चाहे आप सऊदी फैमिली को देख लेंगे, चाहे आप यूएई की फैमिली को देख लेंगे, चाहे जॉर्डन वालों को देख लेंगे, जॉर्डन के अंदर तो एक रात के अंदर 25,000 मुसलमान मारवा दिए थे फिलिस्तीन के, और मारने वाली पाकिस्तानी आर्मी थी एक रात में। ब्लैक फ्राइडे कहते हैं उसको। सोचिए, तो अल्टीमेटली ये एक माइंडसेट है, ये एक रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है, हाईली रेडिकलाइज्ड माइंडसेट। हमें ये समझना होगा, दिस इज अ हाईली रेडिकलाइज्ड माइंडसेट जो सोसाइटी में लगातार चल रहा है। और अल्टीमेटली यूरोप को जब ये चीज समझ में आ गई कि उनकी लिबरल पॉलिसीज का मिसयूज हो रहा है, अब क्योंकि उनकी लिबरल पॉलिसीज का मिसयूज हो रहा है, इसी वजह से अब इस चीज को वो हैंडल करने की सिचुएशन में है। मतलब एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। और पहले तो वो ठीक है यार उनको, और इसके बाद सबसे बड़ी बात है, दुनिया के अंदर लिबरल्स जो हैं वो हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लिबरल्स जितने भी थे जो दुनिया पे, हरिमोहन जी एक डिफेंसिव में नहीं, अब वो ऑफेंसिव में आ गए, अब ऑफेंसिव में आ गए। मैं वही चीज कह रहा हूं, लिबरल्स ने अल्टीमेटली उनको टॉलरेंस इंक्लूसिवनेस के नाम पे उन्हें डिफेंसिव तो छोड़ो, उसे डिफेंसलेस बना दिया था। लेकिन अल्टीमेटली एक सिचुएशन होती है ना कि आप किसी को इतना मत दबाओ कि वो बिल्कुल दीवार के लग जाए और उसके पास पीछे हटने का भी ऑप्शन ना बचे। ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा आदमी जो लेफ्ट विद नो ऑप्शन होता है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है। और अल्टीमेटली इन इस्लामिक रेडिकलिस्ट फोर्सेस ने पूरी दुनिया को इतना कोने में लगा दिया, चाहे वो यूरोप है चाहे इंडिया है, और लिबरल्स ने इनका खुल के साथ दिया कि दुनिया कोने में लगी हुई थी। भाई पहले तो ये वार करेंगे, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। दुनिया को ये सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, तो चाहे ट्रंप हो गया वो जीत के आ रहा है, उसके बाद जो, अच्छा सबसे बड़ी बात, ट्रंप और एलन मस्क ने मिलकर जिस तरीके से इनको एक्सपोज किया है, ब्रिटेन का केयर स्टारमर का जो हालत हो रखी है वो आप देख सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ही ये है कि अल्टीमेटली इनकी जो कारिस्तानियां थी और लिबरल इस्लामिस्ट की गैंग की जो कारिस्तानियां थी वो सबके सामने लाके रख दी। अब अल्टीमेटली इस लेफ्ट लिबरल जो गैंग है इसी को समझ में नहीं आ रहा कि हैंडल कैसे करे इस सिचुएशन को, ये फैक्ट है। और आज यही चीज जो है वो पूरे यूरोप को खड़ा कर चुकी है। और ये सोचकर देखिए कि जिस तरीके संभल में हुआ, बाबा खुल के काम कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात ये, संभल के अंदर और बरेली से लेकर कानपुर से लेकर हर जगह पर
अब जब गवर्नमेंट खुल के काम कर रही है तो कहीं किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन कंट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है और दुनिया में इस तरीके से फैल चुका है कि इसको काउंटर करोगे तो आप खुद ही फंसोगे। वरना अब तक तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खड़ा हो जाता, ओआईसी और यूरोपियंस होते वो शोर मचाने लग जाते कि माइनॉरिटीज आर इन डेंजर इन इंडिया। वो माइनॉरिटीज के नाम पे कोई शोर ही नहीं मचा रहा, खासकर मुस्लिम्स के नाम पे, क्योंकि सबको पता है सिचुएशन क्या है। और यूरोप जो अब कर रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब यूरोप इनको जीने नहीं देगा। लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है, इसमें भी एक पॉइंट है, वो ये है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी कंट्रीज में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, हमें सिविल वॉर लाइक सिचुएशन दिखाई दे सकती है, क्योंकि कई सारे छोटे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली लोकल पॉपुलेशन के काफी ज्यादा हो चुकी है, या यूं कहें सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जिसमें, और यंग पॉपुलेशन है, बेल्जियम जैसा कंट्री। तो वहां से हमारे को हो सकता है सिविल वॉर जैसे ही कुछ दिखाई दे। लेकिन यह पक्का है कि सिचुएशंस काफी ज्यादा हमारे अपोज में, मतलब आज के दिन रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस के अपोज में जा चुकी हैं। लिबरल्स जो इनके सरमाएदार थे वो खत्म हो चुके हैं या खत्म होते जा रहे हैं, कम से कम अगले 5 साल ट्रंप यहां पर है। अगर अगली बार ट्रंप दोबारा जीत के आ जाता है, ट्रंप की पार्टी का कोई बंदा जीत के आ जाता है, तो ये पक्की बात सिचुएशन है कि आने वाला टाइम कम से कम 8-10 साल फिर में इस पूरी पावर को खत्म ही होगा। जी प्रदीप सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैं एक दो पॉइंट ऐड करूंगा। अभी एलन मस्क का हमने नाम लिया। वो आदमी जो है वो ट्रम्प का वो, या आप देख लीजिए कि वो फ्रंट प्लेयर बन गया। उसने ये यूएस से यूके का नाम लेके जो उसने ट्वीट्स दिए हैं और जो उसने वहां पर स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस की है, उसका असर जो है वो चाहता है कि यूएस में पड़े। ये एक डिप्लोमेटिकल स्टेप है। लोग है ना, वो तो रिच आदमी है, उसको ये कर सकता है, वो कर सकता है। उनका एजेंडा है, क्योंकि अभी तक तो ट्रम्प ही बोल रहा था मुस्लिमों के खिलाफ ना, तो ट्रम्प को उन्होंने पीछे कर दिया है कि ही शुड बी नाउ वर्किंग ऑन सम अदर टॉपिक्स। तो उसने आगे एक शेपर्ड डॉग को बांध लिया, और वो जो शेपर्ड डॉग है वो जहां पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है। वो उसने एक ट्वीट देने के बाद एक और तीनों, उसने इंग्लैंड का जो बेड़ा गर्क किया है वो आप देख लीजिए। जर्मनी के अंदर जो उसने ट्वीट दी है कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी है, दे कैन सेव द जर्मनी। स्टाइन मायर जो यहाँ का प्रेसिडेंट है उसको बोलता है डिस्गस्टिंग गाय। शॉल्स को बोलता है ये स्लीपी पिल है। तो वो आदमी जो है, जो पहले ट्रम्प बोला करता था, ये अब उसको यूज कर रहा है। उसको यानी आई विल नॉट मिस यूजिंग, इट इज ए पॉलिटिक। और इस पॉलिटिक के अंदर मस्क विल बी प्लेइंग ए वेरी बिग रोल, और वो इन चीजों को हाईलाइट करेगा। और ये जितने भी यूरोपियन के पॉलिटिशियन है ना, वो इसके आगे आगे भागेंगे, ये पीछे पीछे भागेगा। और इनको लग गया पता। अभी जितने भी, अगर आप अयान हिरसा अली की इंटरव्यू सुने, जिसने ग्रूमिंग गैंग के ऊपर लिखा था, आज से 2 साल पहले मैंने किसी इंडियन चैनल के ऊपर ये ग्रूमिंग गैंग के ऊपर बोला था। वो इतनी ज्यादा सुनाई नहीं दिया, लोगों ने सुना नहीं ढंग से, कोई उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया। आज वही डॉक्टर पवार ने भी ये बोला था, यहाँ रेडियो जो है जर्मन का, उसने, मैंने कहा भाई मुझे तब पता था क्योंकि आई वाज पर्सनली देयर। मैं अपने मामा जी को मिलने गया, वो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि ये हो रहा है। मेरी लड़कियों को उन्होंने बोला कि शाम को 8 बजे के बाद इनको अकेले नहीं भेजना, पकड़ लेते हैं, ब्रेस्ट को हाथ लगाते हैं, पोपो को हाथ लगाते हैं, इतना गंद करते हैं। और आप लड़ाई करो, इतने इतने बड़े सूट से पहने हुए हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, और वो गन डाला हुआ है उन्होंने सर। और जबकि मैं एक अच्छे अच्छे खासे शहर में गया था, मैं बर्मिंघम वगैरह में नहीं गया था जहां पर बहुत गंद डाला हुआ है पाकिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का ना। मैं तो नॉटिंघम गया था, जो एक बहुत कल्चर्ड सिटी माना जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो मेरा यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी हरिमोहन साहब ने एक पॉइंट बोला था कि हिजाब पहनना या पहनना ये कल्चर में माना जाता है। ये यूरोप वाले बोलते हैं कि एक 12 साल की लड़की को हिजाब के कल्चर का क्या पता, उसको तो घर में बोला जा रहा है ना कि तुमने यहाँ से निकलना नहीं है।
मैं यहाँ पर पेरेंट मीटिंग का हेड था और मुझे स्कूल की तरफ से आता था कि आप इन मुस्लिम फैमिली से बात करो। किसी भी मुस्लिम लड़की के पास साइकिल नहीं था। तो वो स्कूल की तरफ से साइकिलिंग करते जाते थे, तो मैंने पूछा, मैं क्या क्यों भाई? कहते जी वो साइकिलिंग चलाने से उनकी वर्जिनिटी खराब हो जाएगी। अरे भैया कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? इतनी मेरी फाइट होती थी कि बच्चों को स्विमिंग में नहीं जाने देना। वो मुस्लिम लड़कियां स्विमिंग हॉल में जाती थी, पूरे कपड़े पहन के बैठी रहती थी, बाकी सबके बच्चे नहा धो के। स्विमिंग यहाँ पर स्कूल का सब्जेक्ट है। स्विमिंग और साइकिलिंग आपको स्कूल में सिखाई जाती है और ये कम्युनिटी के लोगों ने बोला हम नहीं करेंगे। यहाँ तक हरिमोहन साहब जी, मैं आपको थोड़ा सा और भी प्रोवोकेट करता हूँ। यहाँ तक इन्होंने जो किचन था स्कूल का, किंडरगार्टन का, उसमें इंटरफियर किया। कहते नहीं जी हम तो मुस्लिम हैं, हम पोर्क नहीं खाएंगे। और वहां पर बुद्धिस्ट है, हिंदू है जो जो बीफ नहीं खाते। इतनी फाइटिंग मैंने अपनी लाइफ में देखी है। एट द एंड जब मेरे बच्चे स्कूल से निकल गए तो मैंने हाथ जोड़े, भैया मैं नहीं, यार ये मेरी गलती थी, मुझे इसको और एलेबोरेट करना चाहिए था उस टाइम पर। बिजी था काम में, साइंटिफिक मेरा वर्क है, कभी चाइना जा रहा हूँ, कभी इंडिया जा रहा हूँ, कभी मैक्सिको जा रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम, मैंने भी किसी और को दे दिया। वो औरत मुझे आके बोलती है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहती है, कहती मुझे कहाँ फंसा के चले गया। वो बोल्डनेस जो थी उस औरत में नहीं थी खड़े होके बात करने की। तो ये जो हिजाब का एजेंडा इन्होंने चलाया, सड़क के ऊपर डेमोस्ट्रेटिव पहन के बच्चे को 10 साल के 8 साल को ये भेज रहे हैं। और फिर जो इन्होंने बाई फोर्स मैरिजेस की हैं, टर्की में ले गए, अजरबैजान में ले गए, लड़की 8-9 क्लास में पढ़ती है, वापस आई है, हिजाब पहना हुआ है और पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच के जाके अप्लाई कर रही है अपने हस्बैंड के लिए। आप 14-15 साल की है, 16 साल की है, इंतजार करना पड़ता था 18 साल की उम्र तक, लेकिन शादी 15 साल की उम्र टर्की में कर दी। तो इन्होंने बहुत सहन किया हरिमोहन जी, अब ये सहन नहीं करते। ये कहते हैं इट इज टू मच and we are not interested in your culture. You have to follow the guidelines of our culture, society, language and living standard. That's all. तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी कि मुस्लिम्स में जिस तरीके से रूल्स है, हिजाब, बुर्का या बाकी और भी चीजें, वो उनको अपनी कंट्री तक ही रखनी चाहिए। दूसरी कंट्रीज में जाके ये चीजें नहीं घसीटनी चाहिए। तो हाँ, कुछ या ऐड करना चाहेंगे ये अरविंद सर बिल्कुल आप? आपने ठीक बोला है। हरिमोहन साहब ने 2 एग्जांपल दी थी, यूएई की और सऊदी अरेबिया की, है ना? अभी मेरा भतीजा यूएई जाकर आया, वो कहता है कि आपको जो वहाँ की अरबी औरतें हैं, वो मॉल्स में मिलती हैं, फैंटास्टिक कपड़े पहने हुए उन्होंने, सबसे महंगी पफान लगाती हैं, जेवर गले में डाले हुए हैं, यूएई में गाड़ियां चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। सऊदी अरेबिया थोड़ा स्लो है, कतर भी थोड़ा स्लो है। कतर में भी एक फैमिली है जिसके 55 मेंबर्स हैं, वही उसको अगर आप मस्कट चले जाओ, आप बहराइन चले जाओ, आपको लगेगा कि आप यूरोप में आ गए। कुवैत जो है, जो अभी मोदी साहब वहां जाके आए हैं, मेरे ही गांव के 2 लड़के वहां पर आर्किटेक्ट हैं, तो वो वहाँ की फोटोज भेजते हैं, छोटे-छोटे वीडियो बना के नदी के किनारे घूम रहे हैं, आपको अरबी औरतें मिल रही हैं, कपड़े जूल लंबे उन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल मॉडर्न, लिपस्टिक लगाई हुई है, बाल बनाए हुए हैं, सब कुछ है। तो उन लोगों को पता लग गया है, क्योंकि उनके पास पैसा आया तो वो यूरोप, वेस्टर्न में घूमने आई। स्विट्जरलैंड देखा, डेनमार्क देखा, स्वीडन देखा, फिनलैंड देखा। अरे भाई, हम लोगों को ये क्या पहनाया हुआ है? हम क्या जानवर हैं? हमें भी दिल करता है ये जीन की पैंट पहनने को, हमें दिल करता है स्कर्ट पहनने को। यहाँ पर लास्ट पॉइंट मेरा, देन आई विल क्लोज। एक रिवाज चला था कि स्कूल में बच्चे जॉगिंग पहन के जाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने थोड़ा सा उस पर देखा भी, जॉगिंग पहन के आ रहे हैं बच्चे। स्कूल वालों ने फटाफट कानून चेंज किया कि जॉगिंग जो है वो स्पोर्ट के लिए बना है, ना कि वो पढ़ने के लिए बना है। कल से बंद कर दिया, कोई जॉगिंग पहन के नहीं आएगा। जॉगिंग जो जब स्पोर्ट्स की क्लास होगी, जब बास्केटबॉल खेला जाएगा या कुछ वॉलीबॉल खेला जाएगा, तो आप जॉगिंग पहन के आ सकती हैं। आपको 10 मिनट टाइम मिलेंगे
रेस्ट रूम में जाके चेंज करने का, 10 मिनट आपको टाइम मिलेंगे दोबारा कपड़े पहनने का। उन्होंने कहा आपको एक यूनिक टाइप का क्लोथिंग पहनना है। मिनी स्कर्ट्स भी बंद कर दी थी उन्होंने कि वो नहीं पहननी चाहिए। टीचर्स ने ही बोला ना, कहते कि नहीं स्कूल में तो हमारा वो है डिसिप्लिन, स्कूल के बाहर हमें नहीं पता। स्कूल की बाहर की जो बस स्टॉप है उसमें भी हमारा ही उसमें हमें माना जाएगा। अगर वहां पर कोई ये दाढ़ी वाला बच्चे को हाथ लगा चला गया तो हमें सवाल जवाब देने पड़ते हैं। सबने मैंने भी एग्री किया। मैंने कहा ठीक है, लेटर लिखा कि अब सब पेरेंट्स को कि आप लोग इस तरीके को आओ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। उसमें ये जितने जितने मुस्लिम पेरेंट्स थे उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने पहले बोला लिबरल कोई नहीं है। एक ही कंट्री दुनिया में है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरल लिखा हुआ है और रोज जूते खाते हैं। हमें लिबरल कहला के हम जूते खाते हैं। 82% इंडियन मेजॉरिटी वाले 10% माइनॉरिटी वालों से जूते खाते हैं। कोई हमारा त्योहार ठीक से निकल नहीं सकता, पत्थर हमारे पे सिर पे मारे जाते हैं क्योंकि ये हम लिबरल है जी, लिबरल। शेम ऑन अस, सॉरी टू से। जी थैंक यू सो मच सर। हरिमोहन सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से हमने काफी कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। काफी कुछ इसमें डिस्कस कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, डायमेंशंस और ज्यादा कवर होंगे। लेकिन कंक्लूडिंग फॉर्म में मेरी तरफ से यही है कि अब ग्रुप ने शायद ठान लिया है कि इनको बाहर करना ही करना है। जी थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने जिस तरीके से फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन सामने रखी, समझाया डेप्थ तक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही सेशन यही एंड करते हैं। फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रक्षा जी, थैंक यू वेरी मच थैंक हरिमोहन यू, जी। सी यू सून। थैंक यू सर।